ससुराल में गरीब बहू की पहली रसोई। अमृता अपनी बहू का गृह प्रवेश कराती है। अरे गुंजन, जा जाकर पूजा की थाली तो लेकर आ, बहू का स्वागत करना है। देखो तो सही कितना सुंदर चांद का टुकड़ा लेकर आया है मेरा बेटा। झूठी तारीफ तो माँ केवल आप ही कर सकती हो। एक गधी को हूर की परी कहने से वो परी नहीं बन जाती। ऐसा कहकर गुंजन वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमृता समायरा से कहती है, अरे बहू, तुम गुंजन की बातों का बुरा मत मानना। उसे तो मजाक करने की आदत है और फिर बेचारी शादी के चक्कर में बहुत थक भी गई है। तुम बस यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। तभी अमोद पूजा की थाली अमृता को पकड़ाते हुए कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पूजा की थाली ले आया हूँ। अरे वाह, लाओ, अब मैं अपनी प्यारी बहू का गृह प्रवेश करती हूँ। अमृता समायरा का गृह प्रवेश करती है, लेकिन समायरा अपने मन ही मन सोचती है, आखिर गुंजन इतनी गुस्से में क्यों थी? इस घर में गुंजन को छोड़कर सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं समायरा को ये बात खलती ही है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद वो अपने पति के साथ मिलकर शादी की बाकी की सभी रस्में पूरी करने लगती है, जैसे दूध की थाली में अंगूठी ढूंढने की रस्म, दीवार पर मेहंदी के हाथ छपाने की रस्म, फर्श पर लाल आलते के पैर छपाने की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म। इन सभी रस्मों में गुंजन मौजूद नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ बेचारी समायरा सभी रस्मों से इतनी थक जाती है, वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देती और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन सुबह के समय, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है। हम सभी को तेरे हाथों के खाने का बहुत इंतजार है। जा अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर। अगर मेरी मदद की कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तभी वहां से गुंजन गुजरते हुए कहती है, हाँ हाँ, करो मदद अपनी चहीती बहू की, क्योंकि इसको कुछ आता जाता तो है नहीं। अगर मेरी बात मान ली होती तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। गुंजन, तुम अपना मुंह बंद ही रखो और समायरा अब तुम्हारी भाभी है, इससे तुम्हें अच्छे से पेश आना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी, आपको जो करना है करो। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमृता के कहने के लिए कुछ नहीं बच पाता और वो भी वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा भी अपनी पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए रसोई में पहुंच जाती है। आज मैं मीठे में ऐसा गाजर का हलवा बनाऊंगी कि सभी लोग अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। समायरा खाना बना रही होती है तो दूसरी तरफ गुंजन खिड़की से उसे देखते हुए अपने मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ, कर लो जितनी मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हारी पहली रसोई तो आज खराब होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। ऐसा सोचकर वो मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ समायरा पूरी लगन के साथ सबके लिए खाना बनाती है। एक तरफ वो गाजर का हलवा बनाती तो दूसरी तरफ गैस के ऊपर पूड़ियां सेकती। देखते ही देखते वो अलग अलग तरह की सब्जियां भी बना लेती है। इतना सारा और इतना अच्छा खाना बनाने के बाद वो बहुत खुश होती है और खुद से ही कहती है, आज तो मेरे ससुराल वाले मेरे हाथों का बना हुआ खाना खाकर बहुत खुश होंगे। आखिरकार मैंने इतनी मेहनत करके जो खाना बनाया है। समायरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। उसे खाना बनाने का इतना शौक था कि वो शादी से पहले भी अपनी पहली रसोई की प्रैक्टिस अपने घर पर किया करती थी। समायरा को खाना बनाते बनाते अपने वही दिन याद आने लगते हैं। देखना माँ, मेरे ससुराल वाले तो मेरे हाथों का खाना खाने के बाद मेरे गुणगान गाने ही लग जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरी बेटी इतनी संस्कारी और हर एक काम में अव्वल जो है। मुझे तो पता है तेरे ससुराल से मुझे तेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। माँ, मुझे गाजर का हलवा बनाना सीखना है, क्या आप मेरी मदद करोगी? अरे बेटी, ये भी कोई बोलने की बात है? मेरी बेटी को सब कुछ आता है, केवल गाजर का हलवा बनाना नहीं आता। चलो आज मैं तुम्हें गाजर का हलवा बनाना सिखाती हूँ। रूपमती खूब सारी गाजर लेकर आती है और उन्हें कद्दूकस में अच्छे से कस लेती है। जिसके बाद रूपमती रसोई में खड़ी होकर अपनी बेटी समायरा को गाजर का हलवा बनाना सिखाती है। बेटी, जब मैंने पहली बार अपनी सास को गाजर का हलवा बना कर दिया था तो वह तेरे हाथों का बना हुआ गाजर का हलवा खाकर बहुत खुश हुई थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे एक डायमंड का नेकलेस भी दिया था। तभी समायरा हंसने लगती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं लालची नहीं हूँ। मैं तो केवल अपनी सास को खुश करने के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ। और वैसे भी आपको एक राज की बात और बताऊं? हाँ बेटी बताओ। मुझे गाजर का हलवा बनाना आता है। मैं तो बस आपके हाथों का गाजर का हलवा खाना चाहती थी।
रूपमती तुरंत अपनी बेटी समायरा के कान पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है, मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी को क्या क्या बनाना आता है और क्या क्या नहीं। आखिरकार सारा खाना तैयार हो ही गया। आज माँ होती तो मेरी इतनी मेहनत देखकर बहुत खुश हो जाती। अब बस खाने की टेबल सजाना रह गया है। समायरा रसोई से बर्तन ले जाती है और बाहर जाकर खाने की टेबल को सजाना शुरू कर देती है, जिसके जाते ही रसोई में गुंजन घुस जाती है और उसके सभी खाने में बहुत सारा नमक और मिर्ची डालना शुरू कर देती है। मेरे होते हुए इस घर में ये बहू नहीं रह सकती, क्योंकि माँ ने मेरी बात नहीं मानी। मैं चाहती थी कि मेरी सहेली रुचिका इस घर की बहू बने, लेकिन माँ ने जबरदस्ती समायरा को इस घर की बहू बना दिया। इसे तो मैं इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। गुंजन गुस्से में सारा का सारा खाना बर्बाद कर देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद घर के सभी सदस्य खाने की टेबल पर आ जाते हैं। अरे बहू, जल्दी जल्दी खाना लेकर आ, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है। तभी गुंजन भी चुपचाप खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, बस जैसे ही सब लोग खाना खाएंगे, सबके सब समायरा को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समायरा के हाथों का बना हुआ खाना सबसे पहले आमोद खाता है और खाते ही वो कहता है, वाह बहू वाह, क्या बात है, क्या हलवा बनाया है। अरे बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो अपनी पहली रसोई में ही कमाल कर दिया। सच में बहू, तूने तो ये खाना इतना स्वादिष्ट बनाया है कि क्या बताऊं। ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा समायरा, ये बताओ, ये जादू तुम्हारे पास बचपन से है या फिर अचानक से आया है? सबके मुंह से तारीफ सुनते ही गुंजन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा खाना ही बर्बाद कर दिया था। गुंजन ऐसा सोचकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद समायरा उसके कमरे में उसके पास आती है और उससे कहती है, गुंजन, मैं जानती हूँ कभी कभी हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता। जब तुम अपनी सहेली रुचिका से फोन पर बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। तुम मुझे पसंद नहीं करती, जिसके चलते तुमने रसोई में जाकर सारा खाना बर्बाद कर दिया। लेकिन मुझे ये सब पहले ही पता था, इसलिए मैंने सबके लिए पहले से ही खाना निकाल कर रख दिया था। अपनी सच्चाई अपनी भाभी समायरा के सामने आते देख गुंजन को अपनी गलती का एहसास होता है। आप सही कहती हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आप बहुत अच्छी हो। इतना सब होने के बाद भी आपने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। अरे, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से गुंजन अपनी भाभी समायरा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और समायरा भी अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। देवरानी जेठानी का झगड़ा। जेठानी जी, कहाँ है मेरी कॉफी? आंखें हो तो देख लो, वही रखी है कॉफी। गर्म करो और गटक लो। मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी तो मुझे आप ही गर्म करके देंगी, जैसे मैं देती हूँ। और अगर आज आपने चंटगिरी दिखाई तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरती नहीं दीपिका, समझी? शोरगुल सुनकर भवानी देवी रसोई में आकर बोलती है, अरे क्या हो गया कमबख्तो, ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? सुबह सुबह जब देखो दोनों देवरानी जेठानी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो लाजमी है, मगर हमारी ये देवरानी जेठानी जरा हट कर है। जहाँ देवरानी तेज तीखी मिर्ची है, वहीं जेठानी लाल मिर्च है। दोनों को किसी से किसी भी सूरत में अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लड़ने झगड़ने के किस्से न सिर्फ ससुराल के चार दीवारी बल्कि मोहल्ले के घर घर की तरोताजा खबर बने बैठा है। देखिए ना सासू माँ, एक तो देवरानी जी 10 बजे सोकर उठी हैं, किचन में आते ही एक कॉफी के लिए दाना पानी लेकर चढ़ी बैठी है मुझ पर। मगर अगर मगर को मार गोली, दीपिका बहू आइंदा अपनी जेठानी पर धौंस जमाया ना तो तेरी शामत ले आऊंगी। सास की डांट सुनकर देवरानी आंखें तड़ेरते हुए जेठानी को जली भुनी आंखों से देखती हुई बोलती है, मुझसे पंगा मोलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है।
बस देखती जाओ तुम्हारी ये देवरानी इसका बदला कैसे वसूलती है। इसी के साथ देवरानी के दिमाग में जेठानी को मजा चखाने के लिए खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। फिर उसी शाम, दीपिका, तुमने जसिका को देखा क्या? जी नहीं जेठ जी, कोई काम था क्या? हाँ, वो ये फाइल देनी थी ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लाइए जेठ जी, मैं दे दूंगी। आनंद वहाँ से चला जाता है और देवरानी फुसफुसाती हुई कहती है, अब ये फाइल्स ही बनेगी झगड़े की जड़, क्योंकि ये जाएगी कचरे की पेटी में। बड़ा चहेती बनती जा रही है ना मेरी जेठानी। देवरानी अपनी चंड चालाकी से अपनी जेठानी को ससुराल वालों की नजर में नीचा दिखाने के लिए फाइल्स डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह, जसिका, जरा जल्दी से यहाँ आना। हाँ आनंद, कहो। दीपिका ने कल रात तुम्हें एक फाइल दी होगी, चलो जल्दी से वो दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनंद, दीपिका ने मुझे कोई फाइल्स नहीं दी थी। दीपिका, दीपिका। जी जेठ जी, आपने बुलाया? तुमने जसिका को फाइल्स नहीं दी थी? हाय जेठानी जी, क्यों मुझ बेचारी देवरानी पर झूठ मूठ की तोहमत लगा रही हो? मैंने फाइल्स आपके इन्हीं दोनों हाथों में दे दिया था। अरे भेजे में भूसा भर लिया है क्या? झूठ क्यों बोल रही हो? देवरानी अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझ भोली भाली देवरानी को उठा क्यों नहीं लेता? जेठ जी, मैं जेठानी के लंबे काले बालों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फाइल इन्हें दी थी। दूर हट डायन, वरना मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अरे क्यों मछली बाजार बनाकर रखा है घर को? तुम दोनों फिर हिरोशिमा नागासाकी के जैसे आमने सामने आ गई। माँ, देखो, न जाने जसिका ने मेरी जरूरी फाइल्स कहाँ ट्रांसफर कर दी है, मिल ही नहीं रही है। जेठ जी, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन आजकल जेठानी जी चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाती है। साथ मिलकर खोजते हैं, मिल जाएगा। ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर फाइल की खोजबीन में जुट जाते हैं। तभी दीपिका बोलती है, माँ जी, जेठ जी, जरा यहाँ नजारा तो देखिए। जेठानी जी ने कागजात को कितनी सेफ जगह रखा है, कचरे के डस्टबिन में। देवरानी की तानेबाजी सुनकर जली भुनी जेठानी अपनी देवरानी का गला पकड़कर उस पर झपटते हुए कहती है, झूठी मक्कार कही की, बहुत शौक है ना तुझे सफेद झूठ बोलने का। मैंने तेरी जुबान नहीं काटी ना, तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं। माँ जी, ऋषि बचाओ मुझे, वरना मेरी जलोगड़ी जेठानी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अरे बड़ी बहू मार ही डालेगी क्या उस बेचारी को? छोड़ दे उसे। वही तो माँ जी, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में बातें भूलने लग गई है जेठानी जी, जैसे देश चला रही हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझ जाता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं टशन भरी आंखों से देखती हुई देवरानी फुसफुसाकर कहती है, कैसा लगा अपनी देवरानी का दो धारी तलवार का वार? तुझे तो मैं देख लूंगी दीपिका की बच्ची। बीतते पहर के साथ सांझ का सूरज ढल जाता है। बदकिस्मती से उस शाम खाना बनाने की बारी देवरानी की ही होती है। छोटी बहू, ये साग ले जा, आज शाम के खाने में स्वादिष्ट साग बनाना, क्योंकि सर्दी में साग खाने का मजा ही अलग है। और सुन, मिर्च मसाला जरा हिसाब किताब से डालना। जी ठीक है माँ जी। देवरानी झटपट से साग तोड़ उसे काट धोकर बनाने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद साग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत खूब दीपिका, क्या दमदार साग बनाया है तूने, माँ जी के मुंह से छूटेगा नहीं। दीपिका, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? देवर जी कब से चिल्ला रहे हैं। जेठानी जी, सर एक बात तो बताना, आपके मायके में दिन रात करेले बनते थे क्या? इसीलिए आप जब मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो, या फिर आपके मायके में किसी को मीठे मुंह बात करने की आदत ही नहीं होगी। खबरदार, जो मेरे मायके वालों को घसीटा तो तुम्हारी गज भर की जुबान खींच कर रख दूंगी। अब अपना थोबड़ा लेकर जाओ, देवर जी बुला रहे हैं। दीपिका के बाहर जाते ही जसिका साग से भरे कढ़ाई को जिंक में रखकर उसमें पानी डालकर सराबोर कर देती है। तभी दीपिका जैसे ही रसोई में वापस आती है तो ये देखकर आग बबूला होकर बोलती है, जेठानी जी, ये क्या किया? मेरे घंटों की मेहनत पर पानी फेर दिया, कढ़ाई को जिंक में क्यों रखा? जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई देवरानी की बात का जवाब देकर कहती है, बिल्ली ने मुंह मार दिया था साग में, इसलिए यहाँ रखा। बिल्ली कब से साग का चटकारा लगाने लगी? इतना तो आप भी जानती है जेठानी जी, बिल्ली चूहे चटकारती है,
साग का स्वाद नहीं चखती? क्यों? जब बिल्ली दूध पी सकती है तो साग क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारा झूठ आंखों में झलक रहा है जेठानी जी कि तुमने जानबूझकर ये कारनामा किया है। अरे इतनी जलन लेकर जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। ऐसा बोलकर जेठानी इतराते हुए बाहर जाने लगती है। तभी गुस्से से तिलमिलाई देवरानी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। मार डाला रे इस चिमर की चुड़ैल ने, कैसे धोबी पछाड़ मारा है। ताव में आकर जेठानी पास पड़े बेलन से देवरानी को तबीयत से सूंघती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर मार पेट पर उतारू हो जाते हैं। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हाय रे मोरी मैया, तुम दोनों लुगाइयों को चैन नहीं। जब देखो लड़ाकू विमान की तरह झगड़ा झंझट करती हो। हट जाइए माँ जी, आज मेरी देवरानी मेरे हत्थे चढ़कर रहेगी। बस बहुत हो गया तुम लड़ाकू लुगाइयों का। अब मैं तुम्हें क्षण भर भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। चलो उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो अपने मायके की गठरी। शांति भंग करके रख दी है ससुराल की। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं इस तेज तर्रार देवरानी के साथ में नहीं रहना चाहती। हाँ जाती हो तो जाओ, तुम जैसी जेठानी ने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। दोनों देवरानी जेठानी अपने मायके चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक दूसरे की याद आती है। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे अपनी जहरीली जेठानी की खिटपिट की कमी खल रही है। काश दीपिका देख पाती कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ। ये खामोशी मुझे खल रही है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मन बनाकर अपने मायके से ससुराल वापस आती हैं, जहां दोनों एक दूसरे से गुड़ मक्खी की तरह चिपट जाती हैं। दीपिका, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी तीखी बातें मुझे बड़ा याद आ रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे आपकी आदत पड़ गई है। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब हम चाहे कितना भी क्यों ना मुंह बनाए, मगर ससुराल में ही साथ रहेंगे। अपनी लड़ाकू बहुओं के बदलते रिश्ते को देखकर सास की सूझबूझ साथ छोड़ देती है, मगर उसके चेहरे पर देवरानी जेठानी के बदले मेल मिलाप के अंदाज को देखकर खुशी थी, जिसमें सास की सारी चिंता घुल मिल चुकी थी। गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी,
इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयां लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयां ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयां समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना। पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए, खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था
और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है।